हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेमोरीज ऑफ द अलहम्ब्रा के थर्ड पार्ट की। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे की कहानी आप तभी समझ पाएंगे जब आपने पिछले पार्ट्स देखे होंगे। और अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में जिनवो ने चिनचोक को मिलने के लिए बुलाया। वो ऐसे छुप कर आ रहा था जैसे किसी क्रिमिनल से मिलने जा रहा हो। जिनवो को एक फेवर चाहिए था क्योंकि उसे गेम्स के अंदर कुछ न्यू आइटम्स चाहिए। जिंदगी और मौत का सवाल है, उसे उसकी मदद तो चाहिए ही होगी। चिनचोक शॉक था कि ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में कौन गेम खेलने की सोचेगा। लेकिन यहाँ पे चिनचोक मान लेता है एक शर्त पर कि अगर कभी उसे फायर कर दिया गया तो जिनवो जब अपनी कंपनी खोलेगा तो वो उससे डायरेक्टर की पोस्ट दे। तभी यहाँ हिजो का कॉल आता है और ये देखकर चिनचोक पूछता है उससे कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। और जब उसे पता चला कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है तो बेचारे का सपना ही टूट जाता है, क्योंकि उसे एमा इतनी ज्यादा पसंद जो है। लेकिन जाते जाते वो जिनवो को ये भी बताता है कि उसे अब तक लगता था कि एमा गेम में सिर्फ लोगों को हील करती होगी, पर ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले चिनचो के ऑफिस में दो लड़के गेम खेलते हुए आए थे। उनके हाथ से अचानक से तलवारें गायब हो गई और ये एमा ने किया था। उसके 20 मीटर जोन के अंदर प्लेयर एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर सकते और न ही कोई क्वेस्ट वगैरह। इसका मतलब एमा का काम हर किसी के बीच में शांति बनाए रखने का है। सीजू ने एमा को जरूर किसी पर्पस से ही बनाया होगा। पिछली रात जिनबू ने हिजो से कैफे अलकाजाब के बारे में पूछा था। अपने शुरुआती दिनों में जब उसके मॉम डैड गुजर गए थे तो वो वहाँ पे काम करती थी और कभी कभी गिटार भी प्ले किया करती थी। अब जिनवो को समझ में आता है कि इस कहानी की शुरुआत में एंड गेम में एरर कैफे अलकाजाब से ही शुरू हुआ था। हम देखते हैं कि सीजू और मार्कोस कैफे में ह्यून सोक का इंतजार कर रहे थे और सीजू ने उससे कहा था कि मैं 70% डिजर्व करता हूँ और तुम 30%। यहाँ पे मार्कोस इस डील का 70% रखने वाला था। सीजू ने ही पूरा गेम बनाया और उसी के साथ बेईमानी उसने ये गेम बेचने से वरना मना कर दिया था। यहीं पर मार्कोस ने अपने पास से एक नाइफ निकाल के सीजू को स्टेप कर दिया और गेम शुरू था। ये सब होते हुए एमा ने देख लिया और इसी टाइम पे इन सब की शुरुआत हुई थी। बाहर मार्कोस उसे मार डालता और इस दौरान सीजू ने गन निकाल के उसे शूट किया। और उन दोनों के गायब होने से पहले एक एमा ही थी जिसने उन्हें आखिरी बार देखा था। जिनवो ने हिजो को उसके होटल में जाने के लिए कहा था। एमा को देखकर हिजो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। अगर इन लोगों ने सर्वर शुरू कर दिया तो वो क्वेस्ट को कंटिन्यू कर पाएगा। अब पिछली बार तो जिनवो बच गया था, क्या वो इस बार बच पाएगा? पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ह्यून सोक मिस्टर चा की तरफ तलवार लेकर आ गए। अब जिनवो ने उन्हें बचा लिया। मिस्टर चा तो यहाँ पे ये सब देख के बिल्कुल शॉक्ड ही रह गए। जिनवो ने यहाँ से चा को जाने के लिए कहा और वो खुद उनकी रक्षा करेगा। मिस्टर चा के लेंस निकालने के बाद भी एनिमीज उनके सामने आते रहे। पिछले एपिसोड में हमने ऑफिसर्स की आधी बात ही सुनी। उन्होंने अनाउंस किया था कि जिनवो इस केस से बाहर है, लेकिन सिर्फ इस दिन के लिए। ये चीज उन्होंने न्यूज रिपोर्टर्स के लिए कही थी। ह्यून सोक की रीइन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही थी। अब जिनवो को मास्टर ने जो क्वेस्ट भेजा था उस की को एक्सेस करने के लिए जिनवो को 100 लेवल अप होना होगा। उसमें टाइम कम है। जिनवो ने जिनचो को हाई लेवल एनपीसीज को ऐड करने के लिए कहा। इससे उसकी लेवल जल्दी इंक्रीज होगी। अब सुंगो अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आकर सीधा मिस्टर चा के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप अपना लेक्चर और कॉलेज छोड़ के यहाँ पर क्यों आ गए। वो कहते हैं कि वो यहाँ पर आए नहीं, उन्हें भागना पड़ा ह्यून सोक की वजह से। ये बात सुनकर सुंगू कहते हैं कि क्या इसका मतलब जिनवो की बातें सच थी, जिससे अभी समझ जाता है कि ये सिचुएशन तो असल में है और ये बात अगर मिस्टर चा लोगों को कहेंगे तो जिनवो की तरह वो भी पागल साबित हो जाएंगे। सुंगू चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशन को वो वापस ले लें, लेकिन अब मिस्टर चा के हाथों में कोई भी चीज नहीं है। उन्होंने खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। हिजो ने जिनवो को कॉल किया और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हिजो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकली। उसे पता था कि गेम के अंदर हम किसी भी यूजर को ट्रैक कर सकते हैं। रूट बाय रूट फॉलो करते हुए जिनवो हिजो को रेस्टोरेंट में मिला। उसकी हालत देख के वो रोने लगी। उसको इतने सारे घाव जो लगे थे और इसी बीच एक एनिमी उनके बीच आ गया और उसने उसे खत्म करके हिजो को जल्दी से गेम से लॉग आउट करने के लिए कहा। जिनवो अब और किसी को खोते हुए नहीं देख सकता था। हिजो एमा से मिली और उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, एमा के राइट हैंड का ब्रेसलेट। गौर से देखने पर उसे पता चला कि ये ब्रेसलेट फातिमा को बिलोंग करता है। फातिमा का हाथ अलहम्ब्रा पैलेस के ऊपर है और इसे दूसरे शब्दों में गेट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। फातिमा मोहम्मद की बेटी थी और इस्लामी लोग ये बिलीव करते हैं कि उनका हाथ हेवन की चाबी है। जिस दिन हेवन की चाबी फातिमा के हाथ से मिलेगी उस दिन दरवाजे खुल जाएंगे। अब जिनवो को मास्टर की भेजी हुई चाबी याद आती है। कहीं ये चाबी की ऑफ हेवन तो नहीं? इसका मतलब सीजू उसके अंदर तो नहीं होगा। जिस दिन मार्कोस मरा उस रात उन दोनों के बीच काफी फाइट हुई। सीजू ने उसे जानबूझकर नहीं मारा, वो तो अपना बचाव कर रहा था। उसे
उसे क्या पता था कि वो मर जाएगा। सीजू ने ह्यून सोक को कॉल करके ये डील कैंसिल करने को कहा। वो ये हादसा होने के बाद से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था और इसीलिए उसने फाइल जिन्वू को भेजी। उसने खुद से ही खुद को छुपा लिया और चाबी बनाई और दूसरी चाबी छुपा ली एमा के पास। इसका मतलब क्विस्ट एमा के पास ही खत्म होगा। जिन्वू जब रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो सुंगू ने उसे कॉल करके कहा कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से निकलो, योरा ने एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। अब उसका ध्यान पीछे पुलिस ऑफिसर्स पर गया। रेस्टोरेंट के अंदर ही से पुलिस ऑफिसर्स उसके बारे में पूछ रहे थे। जैसे पुलिस का ध्यान जिन्वू पर आया वो वहाँ से भाग निकला। जिन्वू इंटेरोगेशन के लिए नहीं आया, ये बात योरा ने न्यूज पर देखी और ऊपर से मिस्टर चा भी उसका कॉल नहीं उठा रहे थे। मैनेजर और उसके बीच काफी ज्यादा झगड़ा हुआ। वो दोनों सोचने लगे कि मिस्टर चा ने उन्हें धोखा दे दिया जिन्वू के साथ डील साइन करके, और ये दोनों एक दूसरे के साथ अब काफी ज्यादा झगड़ा कर रहे थे। जिन्वू को खत्म करने के लिए मिस्टर चा ने योरा के साथ कुछ डील साइन की थी। अब योरा का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो ड्रिंक करके पुलिस स्टेशन पहुंच गई और अपना कन्फेशन ऑफिसर के सामने दिया। वो उसका कन्फेशन ड्रंक की स्टेट में नहीं ले सकते थे। योरा ने झूठ कहा कि मुझे ये हिम्मत जुटाने के लिए करना पड़ा। जिन्वू जब कनाडा के हॉस्पिटल में था तो उस वक्त उसने ह्यून सोक को मारने वाली बात कही कि उसने गुस्से में ह्यून सोक का गला घोट दिया। उसे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। और दूसरी बात कि वो स्टेयर से नहीं गिरा। जिन्वू के गिल्ट ने उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया, लेकिन वो बच गया। ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या ये बातें तुम दोनों के बीच ही हुई। अब योरा ने तीसरा झूठ कहा कि नहीं, उसका सेक्रेटरी भी उसके साथ था, जुंगहू, जो आज मर चुका है। और उसने काफी सारी ऐसी बातें उसमें ऐड कर दी जिससे ऑफिसर को उसकी बातें सच लगे। अब वो मिस्टर चा को बताती है और वो उनको धमकी देती है कि अगर उन्होंने इसके बाद से उसे धोखा दिया तो वो जिन्वू के साथ उन्हें भी इस केस में फंसा देगी, ये कहकर कि उन्होंने उसे फोर्स किया ये झूठी गवाही देने के लिए। इसीलिए आप सबको समझ में आया होगा कि मिस्टर चा ने ये क्यों कहा था कि उन्होंने खुद के ही पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब जुंगू तो सारे सर्वर्स को बंद करने वाले थे, लेकिन मिस्टर चा ने कहा कि ऐसा मत करना, उसने खुद अपना रास्ता चुना है। हम जिन्वू को देखते हैं कि हिजू से बात करते हुए एक स्नाइपर ने उसे शूट किया। फोन तो वहाँ पर गिर गया और वो जिस रेस्टोरेंट में गया वहाँ पे सारे लोग उसकी तस्वीरें खींचने लगे। जिन्वू ने जिंजू को दिए हुए कैंडल लाइटर से सारे एनपीसीज को मार डाला और अब उसके और ऑफिसर्स के बीच में भाग दौड़ शुरू होती है। अब हिजू जुंगू को कॉल करके उससे सच्चाई पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। अब उसे यहाँ सारी बातें पता चलती हैं। अब जिन्वू के पास के सारे हथियार लगभग खाली हो चुके थे। वो खुद बचते हुए चेंजिंग रूम में चला गया। गेम में नोटिफिकेशन आया कि मिनिमम 20 मिनट्स लगेंगे सारे गन्स को रिलोड होने में। जुंगजू के भेजे हुए न्यू आइटम्स उससे रिसीव हुए, जो की थी वॉच। अब हिजू चेंजिंग रूम की तरफ आती है और जिन्वू से हाथ पकड़ के अंदर कर लेता है। जिन्वू ने उसे डांटा, उसने उसे लेंस को ना पहनने के लिए कहा था, लेकिन सुंगू उससे बात करना चाहता था इसलिए वो यहाँ पर आई। वो जिन्वू से सबसे पहले पूछता है कि क्या वो ठीक तो है ना। जिन्वू ने कहा कि मुझे यहाँ से भागना ही पड़ा, मैं अपनी कंपनी को खत्म होते हुए नहीं देख सकता। सुंगू की उसकी मदद करनी होगी, उसे चुनना होगा कि वो सर्वर्स को बंद करे या ना करे। अब जिन्वू ने वॉच को यूज किया जिससे सारे एनपीसीज 4.50 सेकंड के लिए रुक गए और उसने हिजू को वहाँ से निकालकर कैब में बैठाया और वो उसे एक काम करने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सुबह तुमसे जरूर मिलूंगा। हिजू का उसे अकेला छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब हिजू पूरी रात भर नहीं सो पाई। अब सुबह सुबह डोर की बेल बजी। उसने जाकर देखा तो बाहर जिन्वू नहीं सुंगू आया था। उन्हें अभी अभी इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता चलता है। उन्हें जिन्वू से कांटेक्ट करना था, लेकिन हिजू ने कहा कि उसने पिछली रात मुझे वादा करके घर भेज दिया, लेकिन वो आया ही नहीं। उसके बाद हमें जुंजू से पता चलता है कि जिन्वू लेवल 100 पहुंच चुका। उसने जुंगू से एमा को कहीं पर पास में ही लोकेट करने के लिए कहा और एकदम से गोली फोन पे आ लगती है, लेकिन जिन्वू की अच्छी किस्मत थी कि सुनहो ने उसे पीछे से आकर बचा लिया। अब ऐसी हालत में जिन्वू किसी तरीके से चर्च में पहुंच गया। उसने आज तक कभी भी गॉड पर बिलीव नहीं किया, लेकिन आज उसे उन पर भरोसा करना होगा। बैठे बैठे उसे सोजिन का टेक्स्ट आता है, आई एम सॉरी। वो उसे कॉल ही लगाता तभी अलार्म म्यूजिक शुरू हो गया। एमा की यहाँ पे एंट्री हुई। जिन्वू ने उसे K2 हेवन दी। मास्टर का टास्क यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्योंकि K2 हेवन फातिमा के हाथ से मिल चुकी थी। चर्च के बाहर चारों तरफ पुलिस ऑफिसर्स थे, क्योंकि एक लड़के ने जिन्वू को चर्च में देख के ऑफिसर्स को कॉल कर दिया था। सुनो और हिजू सारी बात सुन के जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकले। जब ऑफिसर्स चर्च में अंदर आए तो जिन्वू उन्हें नहीं मिला और ना ही हिजू को। और फिर हम देखते हैं कि योरा ने रात में जो काम किया उसे देख कर सोजिन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। हॉस्पिटल के लोगों ने उसे बचाया तो, लेकिन उसकी हालत अभी नाजुक थी। कंपनी में सुंगहू को भी जिन्वू की कोई अपडेट नहीं मिली, इसलिए उन्होंने सर्वर बंद कर दिए। अब दूसरी तरफ मिंजू रात को अपने फ्रेंड्स के घर ही निकली थी। वो जोर से चिल्लाती है। हिजू बाहर निकल कर आती है और हम सब देखते हैं कि सीजू उनके सामने खड़ा है। सीजू सच में वापस आ चुका था। ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। दूसरी तरफ सुंगहू को खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था। जिन्वू की सभी बातें सच थी और उसने उस पर भरोसा नहीं किया। वो मिस्टर चा को कहता है कि इन सारी चीजों की जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी ही होगी, आपको नहीं तो
मुझे। इस दौरान ही सीजू वापस आ गया, ये खबर उन्हें पता चलती है। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। अब वो जल्दी से सीजू को मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें यहाँ पक्का हो गया था कि कुछ न कुछ तो जिन्वो ने जरूर किया होगा। कार में जाते हुए सुंगू को उनके दोस्त चोई का कॉल आया। वो कहते हैं कि क्या आपको सच में पता नहीं, मिस्टर चा ने आपसे कोई जिक्र नहीं किया। चोई पिछले दिन दोपहर के बाद में जिन्वो के साथ थे। उन्हें पिछली सुबह किसी रेस्टोरेंट के ओनर का कॉल आया था। जिन्वो वहाँ बेहोश हो गया था इसलिए, और उन्होंने अपने खुद के नाम से होटल में रूम लेके जिन्वो को वहाँ पर रखा। और मिस्टर चा होटल आए और उन्होंने चोई को यहाँ से जाने के लिए कहा। ये सुनकर जल्दी से सुंगू वहाँ पहुँचे। उन्होंने कई देर तक नॉक किया लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सुंगू यहाँ पे समझ चुके थे कि मिस्टर चा ने कोई तो गड़बड़ की है। दूसरी तरफ हीजो के घर पर ग्रैनी इतनी ज्यादा खुश थी, उन्होंने कई सारी चीजें खरीदी। मिंजो ने नोटिस किया कि सीजू जैसे गायब हुआ वैसे ही हालत में था। सीजू घबराते हुए कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मार्कोस मुझे मारना चाहता था। उस हादसे से वो अभी भी सदमे में था। मार्कोस को मारने के बाद सीजू क्विज में चला गया, कैसे वो उसे भी नहीं पता। अब होटल में सुंगू रूम की सेकंड की लेकर अंदर पहुँचते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या देखा इसे समझने के लिए हमें एक दिन पहले जाना होगा। सोजिन ने चर्च में जिन्वो को आई एम सॉरी का टेक्स्ट भेजा था। अब एमा के एंट्री होकर जिन्वो ने क्विज तो खत्म कर लिया था। यहाँ पर तो हमने आगे देखा ही नहीं था कि एमा ने की को खोल के उसको जिन्वो के चेस्ट में घुसा दिया था। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो ऐसी हालत में चर्च के बाहर निकल आया और जुनहो उसकी काफी मदद कर रहा था एनपीसीज को मारने में। और हम देखते हैं कि जब तक उसकी चेस्ट में वो की थी उसकी गेम लेवल तेजी से कम होने लगी और उस की को बाहर निकालते ही हेल्थ कम होना बंद हो गया। और आगे की कहानी तो सबको पता ही है कि चोई ने उसे होटल में लाया। अब मिस्टर चा सोजिन के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने लॉयर से पूछा कि क्या तुम्हें सोजिन की कोई वसीयत मिली। असल में उन्हें उसकी सारी प्रॉपर्टी, पैसे और जिन्वो के मिले हुए शेयर्स चाहिए थे। लॉयर से उन्हें टैक्स वाली बात भी पता चली। उन्हें लगा कि सोजिन ने कुछ न कुछ तो जिन्वो को सेंड किया। इसी गुस्से में वो जिन्वो का पता लगाते हुए वहाँ पहुँचे थे। वो उससे क्वेस्ट के बारे में पूछते हैं। जिन्वो कहता है कि हाँ उसने क्वेस्ट खत्म कर लिया, लेकिन एक और प्रॉब्लम आ चुकी है। वो दोनों गेम के अंदर और रियल लाइफ में भी किसी बग की तरह हैं। मतलब उन दोनों को अपनी अपनी जान देनी होगी। अब मिस्टर चा ने उससे भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी री इन्वेस्टिगेशन की। अब सवाल था कि वो इन सबको कैसे ठीक करेंगे। जिन्वो ने मीडिया को बुलाने को कहा। मैं सोजिन को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता और मिस्टर चा को एक पेपर पे लिखना होगा कि वो सोजिन से बहुत नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने ये सब झूठी गवाही का ड्रामा किया प्रॉपर्टी और शेयर्स को हासिल करने के लिए। मिस्टर चा पेपर पे ये बात लिखते हुए रुक गए। उन्हें कुछ टाइम चाहिए था। उन्होंने यहाँ आने से पहले ही एक प्लान बनाया। जैसे ही वो कंपनी में फोन लगाएंगे वहाँ के लोग सर्वर्स को ओपन करके एक्स्ट्रा एनपीसीज को यहाँ पे लोकेट कर देंगे। ये साजिश जिन्वो को खत्म करने के लिए थी। बाहर ऐसा ही हुआ और जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो वो नीचे पड़ा हुआ था सारे एनपीसीज को मार के। अब यहाँ पे अलम्ब्रा म्यूजिक और बारिश शुरू हुई और तभी यहाँ पे ह्यून सोग आ गया। और यहाँ पे तो हम सब जानते ही हैं उसने मिस्टर चा को मार डाला। और इसी सीन को करंट टाइम लाइन में सुंगू ने देखा। यहाँ पे जिन्वो जिंदा था। उसने ह्यून सोग को मार के कार लेकर हीजू के घर के सामने पार्क किया और वो कई देर तक बाहर खड़ा रहा। उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी और घर के अंदर हीजू भी जिन्वो के रिप्लाई का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि शायद वो कहीं आसपास है। बाहर जाके गाड़ी को देख के उसे यकीन हो गया, लेकिन जिन्वो चर्च में पहुंच गया था। अब मिस्टर चा की बॉडी देखकर सुंगू ने अपने सेक्रेटरी को एम्बुलेंस बुलाने को कहा और साथ में पुलिस को भी। अब मिस्टर हो ने कॉल करके जुनू को काफी सारी मिस्टर चा की बातें बताई, जैसे कि सर्वर को ऑन करना। सुंगू को ज्यादा समय नहीं लगा ये समझने के लिए कि ये सब मिस्टर चा की साजिश थी, जिसमें उनकी ही मौत हो गई। दूसरी तरफ सेजो ने हीजो से पूछा कि क्वेस्ट को किसने कंप्लीट किया। जिन्वो का नाम बताते ही उसे शुरुआत से अब तक उनकी सब यादें याद आई। जुंगहो जिन्वो का पता लगाते हुए चर्च में पहुंचते हैं। अब उन्होंने लेंस पहन के गेम में लॉगिन किया। सामने कुछ व्हाइट पाउडर पड़ा था। अब हम यहाँ देखते हैं कि जिन्वो ने चर्च में आकर क्या किया था। जिन्वो के सामने योनसोक आया। उसने की टू हेवन निकाल के उसके चेस्ट में स्टेप कर दिया। वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और लास्ट में बची वो व्हाइट पाउडर, मतलब की एशेस। और गेम में नोटिफिकेशन आता है कि बग सक्सेसफुली डिलीट हुआ और उसने मिस्टर चा के बग को भी की टू हेवन यूज करके डिलीट कर दिया था। ये दूसरी राख उन्हीं की थी। और तीसरा था जुंगहो। जिन्वो ने उससे डिलीट करने से पहले गले लगाया और उसे गले लगाकर वो काफी ज्यादा रोया। और वहाँ पे अब एमआई उसे की टू हेवन चाहिए थी। जिन्वो ने की को उसे दिया। अब जुंगहो यहाँ पर ये सारी बातें देखकर टूट गए, क्योंकि वो उनका एक बेस्ट फ्रेंड जो था। और इसी दौरान हीजू से बात करते हुए उनकी नजर सामने गई। उन्हें पता चलता है कि जिन्वो अब चला गया हमेशा के लिए। हीजू को वो कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन यहाँ उसने लेंस पहने हैं और वो एशिस अब हवा में जाकर गायब होने लगे। और सारे सिटी में जो एनपीसीज पहले थे उनका भी यही हाल हुआ। गेम रिसेट होने लगा। कंपनी में सारे सर्वर्स अपने आप ही रिस्टार्ट होने लगे। यहाँ से कुछ दिन गुजरते हैं और जुंगहो ने अब जिन्वो को एक ईमेल टाइप किया, इस उम्मीद से कि क्या पता वो
वो उसे पढ़ ले। वो लिखते हैं कि आज मिस्टर चा के फ्यूनरल का आखिरी दिन था। उनके केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई सबूत ही नहीं मिले। इसी कारण से उनकी 1 साल की मेहनत खराब चली गई। गेम रीस्टार्ट होने से सारे सबूत मिट गए और ये अनसॉल्व प्रॉब्लम लोगों के लिए हमेशा मिस्ट्री ही बनकर रहेगी। वो सीजो से पहली बार मिलते हैं, जिसे वापस लाने में जिन्वू ने अपनी जान दे दी। सीजो बारिश की आवाज सुन के क्लोजेट में छुपा हुआ था। उसे लगा मार्कोस उसे मारने आ गया। इन सब से उबरने में उसे अब वक्त लगेगा। वो उनके पास आकर कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं जिन्वू को कभी भी क्विज के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता। मुझे नहीं पता था हिजू और उनके रिलेशन के बारे में। उसने हिजू को जो बात नहीं बतानी चाहिए थी वही बात बता दी कि एमा ने जिन्वू को अपने हाथ से खत्म कर दिया। सीजू ने एमा को पहले ही ऐसे प्रोग्राम करके रखा था जैसे अगर उसे कोई बग मिला तो वो उससे मिटा देगी। हिजू चर्च में जाकर रो रही थी। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे सुबह आने का वादा किया था। वो इंतजार करते करते वहीं बेहोश हो गई थी। कई दिन गुजरते हैं और हमें पता चलता है कि योरा शादी कर रही है। पुलिस ने उसे पहली बार गिरफ्तार किया झूठी गवाही देने की केस में। दूसरी बार वो ड्रंक एंड ड्राइव में अरेस्ट हुई। अब हमें पता चलता है कि योरा ने एक 60 ईयर ओल्ड के साथ शादी की। सारे लोग सोशल मीडिया से उसके ऊपर हंस रहे थे। सोजिन ने ह्योनसुक और मिस्टर चा की सारी प्रॉपर्टी और पैसे मिस्टर चा के नाम से ही एजुकेशन फाउंडेशन में डोनेट कर दिया। अब सारे लोग अपना काम छोड़ के इसी गेम को खेल रहे थे। अब 15 दिनों में कंपनी के शेयर्स आसमान छू गए। लेंस की सेल भी पीक पर थी, जिससे लोग आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे थे। हर दिन कई सारे एक्सीडेंट होते। सुंगू ने अब कॉन्फ्रेंस के दौरान इस गेम के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई। गवर्नमेंट का भी उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था। अब हिजू से वो मिलने जाते हैं और कहते हैं कि मैं अगले महीने रिटायरमेंट ले रहा हूँ। उन्होंने उसे कुछ लड़कों की फोटोज दिखाए ताकि वो डेट पर जा सके, बट ऐसा नहीं लगता कि हिजू जिन्वू को कभी भूल पाएगी। उसने मना ही कर दिया। और दूसरी बात कि उन्होंने सीजू के लिए एक नई कंपनी ओपन की। इससे वो खुद न्यू गेम्स बना पाएगा और उसकी पोजीशन होगी सीईओ की। ये खबर सुन के सभी लोग बहुत खुश थे और कंपनी में जब पता चला कि सीजू ने ही इस गेम को बनाया है, वो सब लोग उसकी तारीफ करने लगे और जुनजू को उसका ऑटोग्राफ भी चाहिए था। हिजू कैफे में थी। वो कॉफी लेने गई तब उसने लोगों से सुना वो गेम खेलते हुए किसी एनपीसी ने गन यूज करके सारे वॉरियर्स को मार डाला। मुझे नहीं लगता है कि वो एनपीसी होगा। अगर किसी को गन चाहिए तो उसे अबव 100 लेवल होना होगा। गेम बस 15 दिन पहले ही लॉन्च हुई थी। इतने कम टाइम में कोई उस लेवल तक कैसे पहुंच सकता है। ये सुन के हिजू वहाँ से जल्दी निकली और उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हमेशा और हमेशा यही बिलीव करूंगी कि हम दोनों एक दिन जरूर मिलेंगे। सीजू ने जुंगू को कुछ बातें बताई। उसके हिसाब से डोंगजुंग प्रिजन गेम में उसने कुछ इस तरह से प्रोग्राम की थी जैसे कोई मास्टर ये डोंगजुंग प्रिजन को क्रिएट कर सकता है मुश्किलों भरे समय में, जैसे सीजू ने किया। ये क्वेस्ट ट्रेन में ही शुरू हो गई थी। जब उसने ये बनाया तो उसे विश्वास नहीं था, लेकिन टाइम पर ये काम कर गया। वो वहीं पर था, सिर्फ किसी दूसरे डायमेंशन में, और इसलिए लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। जिन्वू मास्टर बन गया था। गेम में अगर कोई 100 लेवल पहुंच गया तो उसे मास्टर कहा जाता है और उसके कहने का मतलब था कि जिन्वू जिंदा हो सकता है, लेकिन किसी और डायमेंशन में। अब लोग पार्क में गेम खेल रहे थे। किसी ने अंधेरे में आकर अपनी गन यूज करके सारे एनिमीज को मार डाला। आपको क्या लगता है ये कौन होगा? ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।